हेलो एवरीवन। तो फाइनली हमारा लेक्चर 4 आपको लूसेंट प्लस घटना चक्र का रेडी है। इसमें हम लोग भारत का अपवाह तंत्र, झील, जलप्रपात, घाटी और नदियों के किनारे बसे नगर और साथ ही में कुछ जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उसको हम लोग देखने का कोशिश करेंगे और साथ में समझेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे और जो समझने वाली चीज़ है उसको समझने का प्रयास करेंगे। बेसिकली इन सब में समझने की बहुत ही कम चीज़ें हैं। असली में समझने की ज्योग्राफी में चीज़ें हैं, जलवायु में, मौसम विज्ञान समझने में और साथ में ओशियोनोग्राफी में कैसे दाब बनते हैं, कैसे उसका निर्माण होता है, तो वो सब समझने वाली चीज़ें हैं। ये सब बस आपको रट्टा लगानी है। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पिछले क्लास के लेक्चर का क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, उसका आंसर बताता हूँ। आप आंसर मिला लीजिएगा और ट्राई कीजिए कि क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर है प्रायद्वीपीय पठार, महान हिमालय, तीसरा का अनाई मुरी, फिर पश्चिमी घाट, शिवालिक, सतपुरा, 10 डिग्री चैनल, बैरन द्वीप, त्रिभुजाकार, राजस्थान, नीलगिरी, लघु हिमालय और शिवालिक, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ओडिशा, ट्रांस हिमालय, पश्चिमी तट, खनिज संपन्नता, उत्तर पश्चिम और मेघालय। और इसके साथ चलिए अब हम प्रैक्टिस करेंगे लेक्चर 3 के कुछ क्वेश्चन को, फिर आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है इसलिए मैंने इंग्लिश भी और हिंदी भी दोनों लिखा है। According to the 2011 census, which is the least populated state of India? मैं ऑप्शन नहीं बोलूंगा, आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? Which is the largest union territory of India by area? संथाल जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में निवास करती है? The Santhal tribe primarily reside in which state? भारतीय संविधान की 8th शेड्यूल में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? How many languages are currently in the 8th schedule of Indian Constitution? भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? How many state and union territories are there in India at present? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? As per census 2011, which state has the highest population density? टोडा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? Where is the Toda tribe mainly found? द्रविडियन भाषा परिवार की सबसे प्राचीन भाषा कौन है? Which is the oldest language of the Dravidian language family? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? When was the state of Telangana formed? जाड़वा और सेंटिलेस जनजाति कहाँ निवास करते हैं? Where do the Jadwa and Sentinelese tribe live? 2011 की जनगणना में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक था? Which state had the highest sex ratio in 11 census? मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषाएं किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? By which constitutional amendment were Maithili, Santhali, Dogri and Bodo language added? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? Which is the smallest Indian state by area? भारत की सबसे बड़ी जनजाति 2011 जनसंख्या के अनुसार कौन सी है? Which is the largest tribe in India according to 11 census? पोंडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का माहे जिला किस राज्य की सीमा के अंदर है? The Mahe district of Pondicherry UT is located within the border of which state?
भारत में पहली नियमित रेगुलर जनगणना कब शुरू हुई? When did the first regular census start in India? भारत की सबसे बड़ी भाषाई समूह कौन सी है? Which is the largest linguistic group in India? दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर एक यूटी कब बनाया गया? When the Dadra Nagar Haveli and Daman Diu merged into a single union territory. गद्दी जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है या किस यूटी से? द गद्दी ट्राइब इज मेनली रिलेटेड टू विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी? भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? विच इंडियन स्टेट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन थ्री साइड? सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप प्लीज अच्छे से रिकॉल करके आंसर दीजिए कमेंट में। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़िए या टेलीग्राम ग्रुप से, जहाँ पे मैं डेली 50 क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग, साथ में PYQ ट्रेंड्स को देखते हुए। और मैं अगले 100 दिन तक डेली 50 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। अगर आप रेगुलर रहोगे तो 5000 क्वेश्चन जो सिलेबस में मेंशन है, जो PYQ का ट्रेंड है, जो टॉपिक्स है, उन्हीं को बस कराऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि 5000 क्वेश्चन करूँ तो 50 क्वेश्चन तो डायरेक्टली आने ही चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और साथ में 20 क्वेश्चन आपके ये वीडियो के माध्यम से हो रहे हैं, तो आप सोचो कि आपकी कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो लेट्स एंजॉय योर डे, एंजॉय योर क्लास। ओके, तो सबसे पहले है भारत की प्रमुख घाटियां। पहला है कांगड़ा घाटी, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, धर्मशाला में। दूसरा चंबा घाटी, हिमाचल प्रदेश में, रावी नदी के पास। लाहुल घाटी, हिमाचल प्रदेश के चंद्र एवं भागा नदी के पास। मालना घाटी, इसको हम लोग छोटा यूनान के रूप में जानते हैं, और यह भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। स्पीति घाटी, ये भी हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ पे ताबो मठ है, जो किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसे लामाओं का भूमि कहा जाता है। और इसके अलावा यह सबसे लंबी घाटी भी है। पांगी घाटी, हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ पे पंगवाल एवं भोटिया लोगों का निवास है। कुल्लू घाटी, हिमाचल के व्यास नदी पर। सांगला घाटी, हिमाचल के बास्पा घाटी भी इसे कहते हैं। पार्वती घाटी, ये कुल्लू एवं व्यास एवं पार्वती नदी के संगम पे है, और यहीं पर मणिकरण हॉट स्पॉट, जो गर्म जल का फव्वारा है, उसका भी स्थल है। अगला है किन्नौर घाटी, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। अब देखते हैं लद्दाख के घाटियों को। मरखा घाटी, लद्दाख में, हिमिश नेशनल पार्क के पास में है। नुब्रा घाटी, सियाचन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी का उद्गम क्षेत्र है। सुरु घाटी, यहाँ पे सुरु नदी जो सिंधु की सहायक नदी है, इसी घाटी में बहती है। गलवान घाटी, यह लद्दाख एवं अक्साई चीन तक है। अब देखेंगे उत्तराखंड की घाटियों को। दून घाटी, जोहार घाटी, जो लद्दाख से अक्साई चीन तक है। फूलों की घाटी, जहां से ऋषि गंगा नदी बहती है, और ये 2005 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है। 2000। सोर घाटी, यहाँ पे पित्तौरगढ़ में है। अगला है धर्मा घाटी, यहाँ से धर्मा गंगा नदी निकलती है। नेलोंग घाटी, यहाँ पे गंगोत्री नेशनल पार्क है, और इसे उत्तराखंड का लद्दाख भी कहते हैं। यहाँ पे कुछ वन्य प्रजाति जैसे कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ या हिमालयन नीली भेड़ भी देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे सिक्किम के कुछ घाटियों को। यूमथांग घाटी, यहाँ पे हॉट स्प्रिंग एवं रोडोडेंड्रॉन झील है। चुम्बी घाटी, यह डोकलाम पठार में है, और यहाँ भारत, भूटान और चीन की सीमाएं मिलती हैं। साथ ही में नाथुला
एवं जेलेपला दर्रा भी यहाँ पे है। यहाँ से कैलाश मान सरोवर तीर्थ यात्री जाते हैं। अब है नागालैंड का जूके घाटी, जो नागालैंड और मणिपुर का सीमा है। इसे पूरब का स्विट्जरलैंड कहते हैं। अगला है आंध्र प्रदेश का अराकू घाटी, जो कॉफी के लिए खेती के लिए प्रसिद्ध है। गंडीकोटा घाटी, इसे द हिडन ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु में है कंबम घाटी। केरल में है शांत घाटी। न्योरा घाटी है पश्चिम बंगाल में। बराक घाटी है असम में, जिसे सिल्वर इस घाटी का प्रमुख नगर है और यह चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में, जिसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहाँ के वेरी नाग झील से झेलम नदी निकलती है। डोंग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ भारत में सूर्योदय सबसे पहले होता है। ये वाला पोर्शन जो था इसका घटना चक्र में नहीं कुछ दिया हुआ, इक्का दुक्का क्वेश्चन दिया हुआ है जो हम लोग कवर करेंगे साथ ही में। अब देखते हैं भारत की नदियां। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानो खाया बाब हिमनद से। इसके अलावा भी जो इसकी इम्पोर्टेंट लाइन है वो हम देखेंगे अभी इसी में, घटना चक्र। इसका मुहाना कहाँ है? तो अरब सागर में। झेलम कहाँ से निकलती है? अब जैसे यहाँ पे कुछ विशेष है, सहायक नदी, तो ये सब हम घटना चक्र में देखेंगे, उसमें डिटेल में लेफ्ट में कौन है राइट में कौन नदी है दिया हुआ है। झेलम नदी निकलती है बेरी नाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील के पास से और इसका संगम है चिनाब नदी। श्रीनगर में शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं। यह माधोपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है। रावी नदी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रे के पास से इसका उद्गम है और इसका भी संगम या मुहाना कहाँ है? चिनाब नदी पे। अच्छा सॉरी, यह नदी माधोपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है, मैंने गलती से झेलम नदी के बारे में बोल दिया था। अगला है चिनाब नदी या चंद्र तथा भागा इसके उद्गम स्थान है, जो लाहुल के बारालाचा दर्रे के दोनों ओर है। इसका संगम है सिंधु नदी और यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह पीर पंजाल में गहरा गौर्ज बनाती है एवं अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है और इसका संगम है हरिके कपूरथला के नजदीक सतलज नदी में। कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत के पार कर पंजाब के मैदान में ब्यास नदी पहुंचती है। अगला है सतलज नदी। तो ये भी तिब्बत में मानसरोवर झील के स्थित राकस ताल से निकलती है और इसका संगम है पाकिस्तान में। ठीक है। और अच्छा सॉरी, एक ये मतलब इतना हाईलाइटेड है ना, थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा। सतलज नदी जो है ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटते हुए पंजाब में प्रवेश करती है। अगला है गंगा नदी। तो ये गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है और इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी। हम लोग देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में किसका किसका मुहाना है, अरब के सागर में किसका है, वो अभी हम लोग लाइन से क्रम वाइज देखेंगे। इसमें विशेष क्या है? तो गंगा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। अगला है यमुना। तो ये इसका उद्गम है बंदर पूंछ के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी के पास। इसका संगम है प्रयाग इलाहाबाद में गंगा नदी में मिलती है। इसकी सहायक नदी है चंबल, बेतवा तथा केन और ये तीनों नदियां दक्षिण से यमुना में मिलती है। अगला नदी है चंबल। यह मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी सिंगार चौरी चोटी के नजदीक से निकलती है और इसका संगम कहाँ है? तो इटावा उत्तर प्रदेश में।
यह देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण करता है और इसकी सहायक नदी है काली, सिंध, पार्वती, सिप्ता, बनास, कुरली, वामनी और मेच। अगला है रामगंगा नदी। ये कहाँ से निकलती है? तो नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग से, और यह गंगा में कन्नौज के नजदीक मिलती है। इसकी सहायक नदी है खोन। अगला है शारदा नदी, जिसको हम लोग काली गंगा के नाम से जानते हैं। ये कहाँ से निकलती है? तो कुमायूं हिमालय के मिलाम हिमनद से। इसका मुहाना कहाँ है? तो बहराम घाट के नजदीक घाघरा नदी। इसकी सहायक नदी है सरमा, लिसार, सरयू, पूर्वी रामगंगा और चौकिया। अब अगला है घाघरा, जिसका अन्य नाम है करनाली या कौरियाला। ये कहाँ से निकलती है? तो नेपाल में तकलाकोट से उत्तर पश्चिम में मपसातुंग हिमानी से। और इस संगम कहाँ है? तो सारण तथा बलिया जिला में ये गंगा नदी में मिलती है। इसकी विशेषताएं क्या है? तो यह शिवालिक को पार करते समय शीश पानी नामक गहरे खड्डे का निर्माण करती है। और इसकी सहायक नदी है काली नदी, चौकिया नदी, ठीक है, तथा छोटी गंगा नदी। अगला है गंडक नदी। इसको नेपाल में शालिग्राम व मैदानी भाग में नारायणी नदी भी कहते हैं। उद्गम कहाँ से है? तो नेपाल से, और ये पटना के नजदीक गंगा नदी में मिलती है। इसकी सहायक नदी है काली गंडक, त्रिशूली गंगा, और इसमें गोल गोल मिलने वाले पत्थरों को शालिग्राम कहते हैं। अगला है कोसी नदी। ये कहाँ से निकलता है? गोसाई स्थान चोटी के उत्तर से। इसका संगम कहाँ है? तो कारागोला के दक्षिणी पश्चिमी गंगा नदी में, ठीक है। इसकी मुख्य धारा अरुण नदी तिब्बत में पंगचू है, और सहायक नदी यारू, सुनकोसी, तामुर कोसी, इंद्रावती, लिखू, दूध कोसी, भोट कोसी, तांबा कोसी, यानी कोसी लगा हुआ है तो एक कोसी नदी का सहायक नदी है। अगला है वेतवा या वेत्रवती नदी। ये कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमरा गांव के नजदीक विंध्याचल पर्वत के निकट से, और यह हमीरपुर के नजदीक यमुना नदी में मिल जाती है। अगला है सोन नदी। ये कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से, और यह पटना के नजदीक गंगा में मिल जाती है। अगला है ब्रह्मपुत्रा नदी। तो ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत में सामपू तथा अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है दिहांग। निकलती है तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेम यूंग डुंग हिमानी से, और मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। प्रमुख सहायक नदियां जो घटना चक्र में नहीं दिया हुआ है वो है कामेंग। इसको बांग्लादेश में तीस्ता भी कहते हैं। नर्मदा नदी, यह विंध्य व सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर बहती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से यह उद्गम होती है, और इसका मुहाना कहाँ है? खंबात की खाड़ी। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे जबलपुर में भेड़ा घाट के नजदीक कपिल धारा या धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, और यह डेल्टा के बजाय एस्चुअरी बनाती है। यह रिफ्ट वैली से होकर बहती है। अगला है ताप्ती नदी। यह बैतूल जिले मध्य प्रदेश के मुल्ताई यानी मूल ताप्ती नगर के पास से निकलती है। इसका मुहाना कहाँ है? सूरत के निकट खंबात की खाड़ी, और ये भी एस्चुअरी बनाती है। पूर्णा इसके क्या है? प्रमुख सहायक नदी। तो अब है कि एस्चुअरी कहते किसे हैं? इसको हिंदी में हम लोग ज्वारन नद मुख भी कहते हैं। ये क्या है? बेसिकली सागर तट पे स्थित वह आधा बंद खारे पानी का क्षेत्र है
जहाँ एक या एक से अधिक नदियाँ और झरने बहकर समुद्र के खारे पानी से मिलती है। तो इसलिए इसको हम लोग समुद्र की नर्सरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र में मीठा और खारा पानी का मिश्रण होता है। अगला है महानदी। ये कहाँ से उद्गम होती है? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के नजदीक से। और इसका मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी कटक के नजदीक। और इसकी सहायक नदी है ब्राह्मणी तथा वैतरणी। क्षिप्रा नदी इंदौर जिले के काकरी बरडी नामक पहाड़ी से निकलती है। और इसका मुहाना कहाँ है? चंबल नदी। इसके किनारे ही उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है, जो जहाँ हर 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। अगला है माही नदी। और यह धार जिला मध्य प्रदेश के अमझोड़ा में मेहंद झील से निकलती है। और इसका मुहाना है खम्बात की खाड़ी। इस पर बजाज सागर बांध बनाया गया है। और यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। लूनी नदी अजमेर जिला में स्थित नाग पहाड़, जो अरावली पर्वत का हिस्सा है। और यह पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागर मती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिलती है। और इसका मुहाना कहाँ है? कच्छ का रण। यह भारत का एकमात्र अंतर्वाहिनी नदी है। और इसकी सहायक नदी है जोवाई, सुकरी और जोजरी। सोम नदी उदयपुर जिले के बीछा मेंढा नामक स्थान से निकलती है। और यह बेनेश्वर के समीप माही नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है जोखम, गोमती तथा सारनी। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? जय समुद्र झील, जो अरावली पर्वत पर है। और यह खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। अगला है बनास नदी। ये और इसको हम लोग वन की आशा भी कहते हैं। ये निकलती है खमनोर की पहाड़ी, राजस्थान के पास से। और ये चंबल रामेश्वरम के नजदीक जाके चंबल नदी में मिल जाती है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। बाणगंगा निकलती है बैराट की पहाड़ी जयपुर से। और यह यमुना में आगरा फातिहाबाद के समीप मिल जाती है। और ये जयपुर को जम्बारागढ़ के पास बांध बनाकर पेयजल की आपूर्ति करती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर के नजदीक पश्चिमी घाट पहाड़ से। और यह बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा। अगला है गोदावरी नदी। तो ये नासिक जिला के महाराष्ट्र के त्रयंबक गांव की एक पहाड़ी, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है। और यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसको वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदी है पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, वैनगंगा, प्रवदा एवं बरदा। अगला है कावेरी नदी। ये कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक के कुर्ग जिला में स्थित ब्राह्मगिरी पहाड़ी से। और मुहाना इसका भी कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जानते हैं। इसके ऊपर शिव समुद्र जलप्रपात और श्रीरंगपट्टनम जलप्रपात, सॉरी, श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम द्वीप है। इसकी बाएं ओर हेमावती, शिमशा, अर्कावती और दाएं ओर काबिनी, भवानी, नोय्यल और अमरावती नदी है। अगला है तुंगभद्रा नदी। यह कर्नाटक में पश्चिम घाट पहाड़ की गंगामूल चोटी से तुंगा तथा समीप में ही काडूर से भद्रा नदी का उद्गम होता है। तब इसको हम लोग क्या कहते हैं? तुंगभद्रा। और इसका मुहाना कहाँ है? कृष्णा नदी। इसकी प्रमुख सहायक नदी है कुमुदवती, वर्धा, मगारी तथा हिंद। पेन्नार नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नंदी दुर्ग श्रेणी की चेन्ना केसावा पहाड़ी कर्नाटक से। और मिलता कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। इसकी सहायक नदी है पापहनी तथा चित्रावती। दक्षिणी टोन्स कहाँ से निकलती है? तो कैमूर पहाड़ी में स्थित
तमसा कुंड जलाशय से, और ये सिरसा के समीप गंगा में मिलती है। पेरियार नदी कहाँ से निकलती है? पेरियार झील से, और यह नदी केरल में प्रवाहित होती है। उमियम नदी कहाँ से निकलती है? उमियम झील मेघालय से। हुगली नदी कहाँ से निकलती है? तो ये गंगा की एक शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से अलग होती है, और यह बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। इसकी सहायक नदी है जलांगी, और भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी है। अगला है बैगाई नदी या कंडन मणिकन्यूर, पश्चिम घाट के मदुरई के समीप तमिलनाडु से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। पंचनम नाम पंजाब की 5 मुख्य नदियों के नाम पे पड़ा है: सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। अब है इम्पोर्टेंट पॉइंट। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से गंगा का उद्गम होता है, और यहाँ इसे कहते हैं भागीरथी, जो गंगा की मुख्य धारा है। अगला पॉइंट है, अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमानी अलकापुरी हिमनद है। अलकनंदा धौली और विष्णु गंगाधर से मिलकर बनती है, जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में जाके मिलती है। अलकनंदा की सहायक नदी पिंडार है, जो इसे कर्ण प्रयाग में मिलाती है। अलकनंदा में महासीर नाम की मछली मिलती है, जिसका निवास नदी के निचले हिस्से में होता है, किंतु अंडा देने के लिए यह मछली ऊपर आती है। अलकनंदा एवं मंदाकिनी या काली गंगा के संगम पर रुद्रप्रयाग है। गंगा नदी का नाम गंगा देव प्रयाग के बाद पड़ता है, जहां अलकनंदा एवं भागीरथी आपस में मिलते हैं। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है, और यहाँ से पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर, और फिर पूर्व की ओर बहती है। अब ये वाला पॉइंट देखेंगे। धौली और विष्णु गंगा का संगम को क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और पिंडार के संगम को क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को क्या कहते हैं? रुद्र प्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? देव प्रयाग। अब ये पॉइंट देखेंगे। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है। पाबना के पूर्व गोलू डोंगाट के पास पद्मा से मिलती है, और इसकी सम्मिलित धारा को पद्मा कहते हैं। आगे बहती हुई जब यह नदी चांदपुर के उत्तर पहुंचती है तो मेघना इसमें आकर मिलती है। ठीक है। मेघना की सहायक नदी है बराक नदी, जिसका उद्गम मणिपुर की माउंट जानपो पहाड़ी है। अब इम्पोर्टेंट है ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी को यरलुंग जंगपो नदी के नाम से भी जानते हैं। यह चेम युंग डुंग हिमानी से निकलती है। यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। तिब्बत में इसे सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग एवं असम में ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है, और यह एक पूर्ववर्ती नदी है। इसके बाएं तट पर बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी व कलंग नदी बहती है, जबकि दायां यानी राइट साइड में सुबनसिरी, कामेग, मानस और शंकेश नदी बहती है। सुबनसिरी का उद्गम कहाँ है? तिब्बत में है, और यह भी एक क्या है? पूर्ववर्ती नदी है। ब्रह्मपुत्रा नदी फिर बांग्लादेश में गोलपारा के पास प्रवेश करती है, फिर दक्षिण की ओर बहती है। बांग्लादेश में तीस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर मिल जाती है, और इसके बाद यह ब्रह्मपुत्रा नदी जमुना नदी कहलाती है। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो साल भर बहती है, और ये चित्तौड़ में 84 गढ़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है।
इस नदी पर भैंसर रोडगढ़ चित्तौड़ के पास चुलिया जलप्रपात है। किस पे है? चंबल नदी पे। सिंधु नदी भारत में लद्दाख के लेह जिले से होकर बहती है और भारत पाकिस्तान सिंधु जल संधि समझौता 1960 के अनुसार भारत पर सिंधु एवं उसके सहायक नदी झेलम एवं चिनाब के संपूर्ण जन का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। तो भारत किसका किसका उपयोग कर सकता है जल? तो सिंधु, झेलम और चिनाब का। ठीक है, और बाकी कौन इस्तेमाल करता है? पाकिस्तान। हरियाणा और दिल्ली राज्य अंबाला के आसपास की भूमि सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का काम करती है, क्योंकि इसके पूर्व की नदियां बंगाल की खाड़ी में एवं पश्चिम की नदियां अरब सागर में गिरती है। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान 1800 किलोमीटर फैला हुआ है। रायगढ़ एवं रत्नागिरी के बीच सावित्री नदी बहती है, जो इन दोनों स्थानों की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। बंसधारा नदी ओडिशा के कालाहांडी जिले से निकलती है, जो गोदावरी एवं ऋषिकुलिया नदी के बीच बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी का कैचमेंट एरिया कितने राज्यों में? 7। महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं उड़ीसा। बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जानपो से निकलती है और यह भारत में असम, मणिपुर तथा मिजोरम राज्य से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। बराक नदी की प्रमुख सहायक नदी है जीरी धलेश्वरी, सिंगला, लुंगई तथा सोनाई। बांग्लादेश में बराक नदी को सुरमा तथा मेघना के नाम से जानते हैं। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया है और इस पे तिहाई मुख बांध है। अगला इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश सरकार ने गोदावरा और कृष्णा को जोड़ने के लिए एक परियोजना बनाया 16 सितंबर 1905 को। इसके अंतर्गत परीक्षण के तौर पर आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले इब्राहीमपट्टनम नामक स्थान से पहली बार गोदावरी नदी का 600 क्यूसेक पानी को पोलावरम नहर द्वारा विजयवाड़ा जिले में कृष्णा नदी तक पहुंचाया गया। ठीक है, और इसका नाम क्या पड़ा? पोलावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना। गोवा में दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, मांडवी और जुआरी। मांडवी नदी पश्चिमी घाट कर्नाटक की ढलानों में उत्पन्न होती है। केरल की सबसे बड़ी नदी है भरतपुजा, जो अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। इसे पोनानी के नाम से भी जानते हैं। पेरियार नदी केरला का दूसरे सबसे बड़ा नदी है। केरल की पाम्बा नदी वेम्बनाड झील में गिरती है। अब इसका हम लोग घटना चक्र पाठ देखते हैं। तो अब हम ना घटना चक्र से देखेंगे कि आखिर में हमारा क्या क्या छूटा है अपवाह तंत्र में। ओके, तो सबसे पहले है कि हिंदी के बाद सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बंगाली। भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन है? इंडो आर्यन। 2014 में प्राच्य भाषा का दर्जा किसे दिया गया था? ओडिया को। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, ये 3 नदियों पर होता है। मंदाकिनी नदी जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी संबंधित है अलकनंदा से। बद्रीनाथ मंदिर भी है अलकनंदा पे। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है काली नदी की। केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मध्य से मंदाकिनी नदी बहती है। मोरीबंद डेल्टा उप विभाग है बंगाल डेल्टा का। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से और गंगा की एकमात्र नदी जिसका उद्गम मैदान में है वो है गोमती। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी क्या हो जाती है? मृत हो जाती है। गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है सोन। यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक है कैमूर श्रेणी। महानदी सोन, रामगंगा
और गंडक में से सर्वाधिक जल ग्रहण कौन करता है? सोन नदी। गंडक का दूसरा नाम है नारायणी। राम गंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। ये जो जोंक नदी है ये भारतीय नदी तंत्र का हिस्सा नहीं है। कोसी मैदान के मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। अब देखो ये सब हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में पढ़ चुका है। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्रा, इरावदी और मेकांग नदी अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्रा भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले यू टर्न लेती है और इससे क्या बनता है? तो भूवैज्ञानिक तरूण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण ये बनता है। तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन कौन नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्रा, सतलज और सिंधु। बराक, लोहित और सुबनसिरी में से अरुणाचल प्रदेश में कौन नदी बहती है? लोहित और सुबनसिरी। रंगित नदी का उत्पत्ति कहाँ से होता है? सिक्किम से, और ये तीस्ता नदी की सहायक नदी है। देखो पश्चिमी घाट की नदी जो है यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है और साथ ही में यह छोटे मार्ग से तीव्र गति की ओर प्रवाहित होती है। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। लेकिन नर्मदा और तापी नदी जो है ये कहाँ गिरती है? अरब सागर में। नर्मदा और तापी नदी किसका है? तो विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि बाकी जितने भी प्रायद्वीपीय नदी है वो पूर्व की ओर बहती है। और नर्मदा नदी क्या करती है? अपने मुहाने पर डेल्टा का भी निर्माण करती है और यह एक भ्रंश घाटी का भी उदाहरण है। वह नदी जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंग के द्वीपों का निर्माण करती है कावेरी। तेल नदी जिसकी सहायक नदी है वह है महानदी। वह नदी जिसकी घाटी गहरी रेवांस के लिए विख्यात है चंबल। दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख अपवाह तंत्र कैसा है? वृक्ष नुमा। अभी हम लोग देखेंगे मैप के भी माध्यम से कि साउथ से नॉर्थ तक, ईस्ट से वेस्ट तक जो नदियों का प्रवाह है वो अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि बे ऑफ बंगाल में कौन नदी गिरती है। उसके बाद देखेंगे कि अरब सागर में कौन गिरती है, पूर्व की ओर कौन बहती है, पश्चिम की ओर कौन बहती है, वो अभी हम लोग देखेंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं एक भी डिटेल नहीं छोड़ूंगा जिससे आपको नुकसान हो। ठीक है। जिनकी जल का अभाव कौन कौन नदी में है? तो साबरमती और ताप्ती नदी में। वह स्थान जहां से भारत की 2 नदियों का उद्गम होता है जिनमें एक उत्तर की तरफ और दूसरी दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है वह है अमरकंटक। यानी एक जाती है बंगाल की खाड़ी में और एक जाती है अरब सागर में। वह कौन सा जगह है नदियों का उद्गम का? अमरकंटक। मलगेर नदी कहाँ उत्पन्न होती है? बैला डीला पहाड़ी पर। मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा और ताप्ती। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित पाम्बाड़, भवानी और कबानी। ये अभी हम लोग देखेंगे डिटेल में मैप में। अब देखो नर्मदा, महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों में सबसे ज्यादा जल ग्रहण किसके पास है? गोदावरी की। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। भारत का सबसे बड़ा नदी है गंगा, दूसरा सबसे बड़ा नदी है गोदावरी और तीसरा सबसे बड़ा नदी है कृष्णा। और अपवाह क्षेत्र के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है गंगा, ठीक है। दूसरा है सबसे बड़ा सिंधु और तीसरा सबसे बड़ा है गोदावरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हो ना, जहां जहां इंपॉर्टेंट है वहां वहां मैं खुद ही हाईलाइट कर रहा हूँ। वह विशेष लक्षण जो नर्मदा नदी के लिए है तो यह संरचनात्मक मूल का है। हिमालय के सभी श्रेणियों को काटने वाली कौन नदी है? सतलज। वह नदी जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है, सतलज। अब सिंधु नदी के बारे में जो लूसेंट में हमने नहीं पढ़ा था उसको पढ़ेंगे। इसका उद्गम कहाँ होता है?
तो तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखर चू के निकट से। अपवाह कहाँ है? तो उत्तर पश्चिम दिशा, लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से। भारत में प्रवेश करती है दम चाके नामक स्थान से, और पाकिस्तान में प्रवेश करती है दर्दिस्तान में चिल्लर नामक जगह से। अभी मैं इसका ट्रिक बताता हूँ। जैसे लेफ्ट में कौन सी नदी है, राइट में कौन है, वो मैं बताता हूँ। पहले ये देख लीजिए, सतलज नदी भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश से। इसके संगम पर चिनाब नदी बहावलपुर के निकट पाकिस्तान में मिलती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु नदी की लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। इसके लिए ट्रिक है JCBRS। और ये इम्पोर्टेंट ट्रिक इसलिए भी है कि इसमें अगर पूछेगा एग्जाम में कि सिंधु नदी के उत्तर से दक्षिण की ओर कौन नदी है, तो उसमें भी ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा। ठीक है, और दक्षिण से उत्तर पूछे तो उल्टा कर दीजिएगा। ठीक है, तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज में जे से क्या होगा? झेलम। सी से क्या होगा? चेनाब। बी से क्या होगा? ब्यास। आर से क्या होगा? रवि। एस से क्या होगा? सतलज। बस नॉर्थ टू साउथ जब पूछेगा सिंधु के लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज में उत्तर से दक्षिण में, तो सिर्फ यहाँ पे रवि पहले कर दीजिएगा और ब्यास बाद में कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसका देखते हैं राइट ट्रिब्यूटरीज। तो इसका ट्रिक है सिंधु नदी के राइट ट्रिब्यूटरीज का। सिल्ली, गर्ल, हैव, किन, नॉलेज। सिली से होगा श्योक नदी, गर्ल से होगा गिलगिट नदी, हैब से होगा हुंजा नदी, किन से होगा कुनार नदी, और नॉलेज से होगा काबुल या खुर्रम नदी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी सेम नॉर्थ टू साउथ ऐसे ही आप याद रखना। बाकी और भी कुछ विशेष होगा तो वो मैं ऐड करूंगा, डोंट वरी। चिनाब नदी के बारे में देखते हैं कि बगलिहार, सलाल तथा दुलहस्ती जैसी महत्वपूर्ण योजना चिनाब नदी पर है। झेलम नदी का उद्गम कहाँ है? वेरी नाग झरना पीर पंजाल, और श्रीनगर शहर इसी पे है। संगम है चिनाब नदी, और प्रमुख सहायक नदी है किशन गंगा, जो पाकिस्तान में नीलम नाम से जानी जाती है। अगला देखिए श्योक नदी। तो श्योक नदी का उद्गम कहाँ से है? रीमो हिमानी, लद्दाख से। अन्य नाम क्या है? मृत्युओं की नदी, और ये कहाँ है? काराकोम क्षेत्र में। और इसका संगम है सिंधु नदी। जास्कर नदी का उद्गम कहाँ है? सरचू के उच्च अक्षांशीय पठारी क्षेत्र से हिमाचल और लद्दाख की सीमा। ये गहरे गौर जास्कर श्रेणी में निर्माण करती है। इसका भी संगम कहाँ है? सिंधु नदी। कहाँ? नीमो के नाम के जगह के नजदीक। अब यहाँ पे कुछ नदी है। अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंदर में सिंधु नदी अफगानिस्तान के जिस नदी से जुड़ता है उसका नाम क्या है? काबुल। पूर्णा नदी जिसकी सहायक नदी है ताप्ती। दूध गंगा नदी है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में। स्पीति नदी का उद्गम है कुंजुम पर्वत श्रृंखला, और इसका संगम है सतलज नदी। कहाँ पे? किन्नौर जिला, हिमाचल प्रदेश। अगला इंपॉर्टेंट है दामोदर नदी से निकाली गई नहर कौन है? एडन नहर। गोमती, पेरियार, दामोदर और महानदी में से दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी गोमती। नर्मदा में भूमि बंधित नदी कौन है? लूनी। के मंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ है? चोराबारी ताल, और संगम कहाँ है? अलकनंदा नदी। और इसके तटीय शहर है केदारनाथ और रुद्रप्रयाग। लूनी नदी क्या है? तो यह कक्ष के रन की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है, लूनी नदी। अंतः स्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है घग्गर नदी। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तित करने वाली नदी है कोसी नदी। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है अरब सागर का, जबकि दूसरी खारी नदी बंगाल की खाड़ी का है। मतलब दो नदी है, जो ऑप्शन दे वो मार दीजिएगा।
अब यहाँ है शारदा नदी के बारे में हमने देखा, उद्गम है मिलाम हिमानी से, नेपाल से। और इसका अन्य नाम, जैसे नेपाल में गौरी गंगा, भारत नेपाल सीमा पे काली नदी, उत्तर प्रदेश में शारदा नदी, और इसका संगम कहाँ है? घाघरा नदी, बहराइच, यूपी में। जिसका स्रोत हिम नदों से नहीं है वह है कोसी। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पे है? गंडक। रामगंगा नदी का उद्गम क्या है? दूधा टोली श्रेणी, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड, और इसका संगम क्या है? गंगा नदी। कोसी नदी का संगम कहाँ है? गंगा नदी से कटिहार, बिहार में। संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी पर होता है? मयूराक्षी नदी पर। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों की जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए किन दो राज्यों के बीच में? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। कौन नदी था? केन और बेतवा नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और यह आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए फेमस है। इसकी 7 धाराएं हैं: इंद्रावती, भोटे कोसी, तंबा कोसी, तमोर, दूध कोसी, सून कोसी और अरुण। राजघाट नदी परियोजना यूपी और मध्य प्रदेश के बीच में है। किस नदी पे ये परियोजना है? बेतवा नदी पे। दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी निर्मित हुई है किस नदी से? पेन्नार नदी से। सोन नदी का बेसिन क्षेत्र किन राज्यों में है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश। सहायक नदी है रिहंद और उत्तरी कोयल नदी। गोमती नदी कहाँ से उद्गम होती है? गोमत ताल, फुलहर झील, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश से। सहायक नदी है सई, बरना, गचाई, गिरी आदि। संगम कहाँ है? तो गंगा नदी गाजीपुर में। अब हम देखेंगे ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में। तो यारलुंग जंगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्रा। सिक्किम स्थित खांगचुंग छो हिमा नदी झील से लोम्बो छू नदी के रूप में उद्गमित होती है तीस्ता नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो आंगसी ग्लेशियर तिब्बत से, पश्चिमी तिब्बत से। अपवाह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर। जमुना इसको बांग्लादेश में कहा जाता है। लोहित नदी का उद्गम है जयाल चू पर्वत श्रेणी, पूर्वी तिब्बत। अपवाह क्षेत्र है तिब्बत, अरुणाचल और असम। सुबनसिरी नदी भी तिब्बत पठारीय क्षेत्र से उद्गम है और अपवाह है असम, अरुणाचल और तिब्बत। बराक नदी का उद्गम है मणिपुर पहाड़ी और अपवाह है लगभग सभी नॉर्थ ईस्ट राज्यों में और बांग्लादेश तथा म्यांमार में। झेलम नदी वुलर झील से होकर बहती है। वह नदी जिसका भारत में उद्गम नहीं है वह है सतलज। कहाँ से उद्गम है? चीन तिब्बत से। भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है दामोदर नदी। वह नदी जिसके ऊपरी मार्ग में मीठे जल प्रवाह मिलती है लूनी नदी। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल। संकोश नदी किसके भी सीमा बनाती है? तो असम और बंगाल। वह नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है माही नदी। मुंबई में मीठी नदी जिस झील से निकलती है वह है विहार झील। दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार, झारखंड। असम घाटी में गुम्फित जल मार्ग बनाती है ब्रह्मपुत्रा। तिब्बत से उद्गमित होकर अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है ब्रह्मपुत्रा, इरावदी और मेकांग नदी। भारत में प्रवेश से पूर्व एक यू टर्न कौन नदी लेती है? ब्रह्मपुत्रा नदी, जो ऊपर में हमने देखा। प्रायद्वीपीय नदियों में जो विशेषता है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां क्या करती है? तो मुहाने पर ज्वारनदमुख यानी एस्चुअरी का निर्माण करती है, जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही आदि। और बंगाल में गिरने वाली नदियां क्या करती है? मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अभी हम देखेंगे इसको डिटेल में, डोंट वरी। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? अमरकंटक चोटी।
मैकाल पर्वत श्रेणी से। और इसका बहाव भी क्या है, भ्रंश घाटी पश्चिम दिशा की ओर। मुहाने पर ज्वारनद मुख का निर्माण कहाँ करती है, अरब सागर में। इस पे कुछ जलप्रपात है, धुआंधार, कपिल धारा, सहस्त्र धारा। ताप्ती नदी कहाँ से उद्गम होती है, बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुरा पहाड़ी, मध्य प्रदेश से। और इसका अपवाद क्षेत्र है एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। इसकी भी विशेषता क्या है कि यह भी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। गोदावरी नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे ज्यादा कहाँ है, महाराष्ट्र में। उसके बाद फिर तेलंगाना, आंध्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पुडुचेरी। आप पूछोगे कि सर ये सारी बातें क्यों बता रहे हो आप, इतनी डिटेल में पूछते हैं क्या। मैं यही कहूंगा कि अभी कंपटीशन इतनी हार्ड है ना कि अगर आप पॉइंट भी छोड़ रहे हो ना, अगर उससे भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। पहले मेरी भी फोकस होती थी, कॉन्सेप्ट पढ़ लेता हूँ जो क्या बोलते हैं, कुछ बुक्स चलते हैं, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी, ये सब पढ़ लूँ तो एग्जाम पास कर जाऊंगा। बट अभी जो करेंट सिनारियो है ना, आप कुछ कह ही नहीं सकते हो कि पॉइंटर फॉर्म में क्वेश्चन आएगा या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा या मिक्स क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए हमको ये याद रखना, पूछ देगा कि बताइए निम्न में से गोदावरी नदी किस राज्य में नहीं बहती है, तो कम से कम आप सुने रहोगे तो एक रहेगा ना कि आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ये सारी डिस्कस कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आप याद रखो बस, दिमाग में ये सारी चीज अगर घूमती भी रही ना एग्जाम के दिन, तो अब ऑप्शन एमसीक्यू है, आपको तो आंसर सामने में दिख रहा है, तो आप एलिमिनेट करने की भी स्थिति में रहोगे। अब इधर देखो आप, अधिकांश हिमालय नदियां क्या होती है, बारहमासी, यानी पूरे साल ये बहती है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियां क्या होती है, वर्षा पर निर्भर होती है। हिमालय नदियों की ढाल प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में क्या होती है, अधिक खड़ी होती है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा कौन है जनसंख्या की दृष्टि से, कानपुर। भागीरथी नदी के किनारे क्या है, उत्तरकाशी। लेह किस नदी पे है, तो सिंधु नदी के दायां तट पे, यानी लेफ्ट तट पे। दायां नहीं, राइट, राइट पे, सॉरी। अगला है कि भुवनेश्वर किस नदी पे है, तो कुआखाई नदी के राइट पे। ठीक है। और कश्मीर में पहलगाम किस नदी पे है, लिद्दर नदी पे। फिर नीचे भारत का वह बल जलप्रपात जिसे लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं, तो वो है चित्रकूट जलप्रपात। भारत के गोवा में कौन सा जलप्रपात है, दूध सागर। अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पे है, तो हसदेव नदी पे। महानदी का उद्गम कहाँ है, सिहावा पहाड़ी, धमतरी जिला, छत्तीसगढ़। और डेल्टा का निर्माण कहाँ करती है, पारादीप के निकट बंगाल की खाड़ी में। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं तेल, शिवनाथ, हसदेव, ईब। अपवाह किन दो राज्यों के बीच में है, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। अब देखिए, कृष्णा नदी हमने देखा था कि उद्गम महाबलेश्वर, महाराष्ट्र पश्चिमी घाट में है। इसके प्रमुख बेसिन क्षेत्र किन राज्यों में है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्रा। जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है, तो आंध्रा और तेलंगाना के बीच में, और साथ ही में कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है, तो ताल कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कोडागु, कर्नाटक में। मुहाना कहाँ है, तो पुम्पुहार के निकट बंगाल की खाड़ी में। इसका अपवाद क्षेत्र कहाँ है, तो केरला, कर्नाटका, तमिल और पुडुचेरी। इसके नदी के तट पे श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंग द्वीप है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है अमरावती, भवानी, हेमावती और काबनी। शिव समुद्रम आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। अब देखिए संकोश नदी, इसका उद्गम कहाँ से है, तो उत्तरी भूटान में, और ये बंगाल और असम के बीच में सीमा निर्धारण करती है। इसका संगम कहाँ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में, असम बांग्लादेश के सीमा पे। काली नदी का उद्गम कहाँ है, तो पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र में, उत्तर किन्नौर जिले के डिक्की गांव में, और ये कहाँ है, कर्नाटका में। मुहाना कहाँ है, अरब सागर में। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है,
नोहकाली और कहाँ है? मेघालय में। भेड़ा घाट पे कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार। चिल्का झील कहाँ है? तो उत्तरी सरकार तट यानी उड़ीसा में। और ये पुलिकट झील कौन दो राज्यों के बीच है? तो आंध्रा और तमिलनाडु। मीठी नदी का उद्गम कहाँ है? बिहार झील मुंबई। और मुहाना कहाँ है? अरब सागर माहिम क्रीक के पास। गंगा संयुक्त रूप से भागीरथी और अलकनंदा नदियों का है। गंगा मैदानी भाग में प्रवेश कहाँ करती है? हरिद्वार। गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा बनता है हुगली और मेघना नदियों के बीच में। प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य जल विभाजक है पश्चिमी घाट। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है नर्मदा। नर्मदा घाटी है विंध्य और सतपुरा पर्वत के बीच में। अपने आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा एवं वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। बेंगलौर को विद्युत प्रदान कौन जल प्रपात करती है? शिव समुद्रम जो कावेरी नदी पर है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ है? डॉक्टर अंबेडकर नगर मध्य प्रदेश। अब ये देखो डिडवाना उदय सागर झील कहाँ है? राजस्थान में। चपनाला कहाँ है? असम में। नक्की कहाँ है? राजस्थान में। बाकी ये सब चीज हम लूसेंट में देखेंगे, जो लूसेंट में नहीं है हम यहाँ देख रहे हैं। रहस्यमयी झील कहाँ है? रूपकुंड झील को क्या कहते हैं? रहस्यमयी। अंचार झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। भारत के संदर्भ में डिडवाना, कूचामन, सरगोल और खाटू किसके नाम है? लवन झील। अष्टमुरी झील कहाँ है? केरला। सूरजकुंड झील कहाँ है? हरियाणा। पुलिकट झील तमिलनाडु और आर्य ये तो पढ़ चुके हम लोग। कोडई कनाल क्या है? एक कृत्रिम झील है और कहाँ है? तमिलनाडु में। बर्फ से ढकी झील घेपन कहाँ है? हिमाचल में। अब ये देखिए नदी तंत्र को नक्शा पे देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे झेलम, चिनाब, रावी। तो ये पूछ सकता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर सिंधु नदी के नदियों का क्रम बताइए। तो ऊपर में झेलम है, चिनाब है, रावी है, फिर उसके बगल में ब्यास है और सिंधु के नीचे है सतलज। यहाँ राजस्थान में लूनी। फिर इधर आ जाइए पेनगंगा, कृष्णा, कावेरी, वैगई। ठीक है। अब फिर ऊपर आइए रामगंगा, गंगा, दामोदर, स्वर्णरेखा, कोयल। और यहाँ साइड में ब्रह्मपुत्रा। फिर यहाँ बीच में राजस्थान के साइड में एमपी के साइड में चंबल, सिंध, बेतवा। फिर एमपी में ही उसके नीचे नर्मदा, फिर उसके नीचे तापी, फिर उसके नीचे वर्धा। और फिर उसके नीचे गोदावरी, उसके नीचे मंजरा, फिर उसके नीचे भीमा, फिर उसके नीचे कृष्णा, तुंगभद्रा। और फिर तमिलनाडु के आसपास उत्तरी पेनार, दक्षिणी पेरार, फिर कावेरी और उसके नीचे बीच में वैगई नदी। उड़ीसा में महानदी और इंद्रावती। अब कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य देखिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी और दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा। ताप्ती नदी कहाँ से बहती है? रिफ्ट घाटी से। अहमदाबाद है साबरमती नदी के किनारे। रेगिस्तान की गंगा कहते हैं लूनी नदी को। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुजा या पोन्नानी नदी है। गोदावरी नदी का उद्गम तरंबकशोर नामक स्थान नासिक महाराष्ट्र है। और कावेरी नदी का उद्गम ताल कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक है। कयाल क्या है? तो केरल का एक लैगून क्षेत्र है। अब और देखिए यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन नदी करती है? गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्र। बिहार का शोक कोसी नदी। त्रिवेणी देख लिया हमने। राजस्थान कोटा में है चंबल नदी। पूर्वी धौली गंगा की सहायक है काली नदी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला से उद्गमित होती है बेतवा नदी। ये भी हमने देख लिया। बिहार राज्य में गंगा किनारे कितने जिले हैं? 12। विश्व की सबसे बड़ी एस्चुअरी यानी ज्वारनद मुख सेंट लॉरेंस नदी। दक्षिण भारत की नदियों का अपवाह है वृक्षनुमा। अब यहाँ देखिए साला झील है अरुणाचल में। बड़खल है हरियाणा में। काली वैली तमिलनाडु में। हिमाचल में मणिकर्ण। उड़ीसा में तप्ता पानी और महाराष्ट्र में व्रजेश्वरी। यानी मणिकर्ण, तप्ता पानी और वज्रेश्वरी ये क्या है? गर्म झरने वाला झील है।
अब देखिए नदियों के किनारे प्रमुख नगर जैसे भागीरथी नदी पर कौन है? उत्तरकाशी उत्तराखंड। और अलकनंदा नदी के संगम पर ही है भागीरथी। और इसका तटीय शहर है देवप्रयाग। गंगा नदी के तट पर है हरिद्वार उत्तराखंड में, फतेहपुर कानपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और भागलपुर पटना बिहार में। इसका संगम है प्रयागराज इलाहाबाद में। यमुना नदी पे कुछ तटीय शहर है दिल्ली आगरा मथुरा इटावा। सस्ता सस्थामकोता झील केरला में है। यायात्सो झील कहाँ है? लद्दाख में। कृष्णा नदी के तट पे कौन है? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। सतलज नदी पे है लुधियाना और फिरोजपुर। और हैदराबाद भी किस पे है? तो मूसी नदी जो कृष्णा की सहायक नदी है। अब देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी पे कौन है? डिब्रूगढ़ गुवाहाटी। कृष्णा नदी पर विजयवाड़ा सांगली जो आंध्रा में है। गोदावरी नदी पे है नासिक नांदेड़ और राजा महेंद्रवरम। महानदी पर है कटक संबलपुर। मंदाकिनी पे है रामबाड़ा गौरीकुंड और गुप्त काशी। मूसी नदी पे है हैदराबाद। मांडवी नदी पे है पणजी। हुगली नदी पे है कोलकाता। बेतवा नदी पे है सांची और विदिशा। हिंडन नदी पे है गाजियाबाद। कावेरी पे है तिरुचिरापल्ली इरोड तंजावुर श्रीरंगपट्टनम और मैसूरू। नर्मदा नदी पे है जबलपुर नर्मदापुरम जिसको पुराना नाम है होशंगाबाद और भरूच। झेलम नदी पाकिस्तान में झांग के निकट कहाँ मिलती है? चिनाब नदी से। गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल कौन सा नदी बन गई है? दामोदर नदी। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल नदी। लद्दाख का प्रथम विरासत स्थल जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं यायात्सो झील को। वह नदी जिसके ऊपरी भाग में मीठा जल परंतु निचली भाग में खारा जल है लूनी नदी। संथाल परगना का दुमका का हिजला मेला किसपे होता है? मयूराक्षी नदी तट पर। अभी हमने जलप्रपात का पीवाई क्वेश्चन में देखा है, उसके अतिरिक्त भी कुछ देखते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं कि पीवाई क्यू तो हमने देखा है। अब बस जो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से देखते हैं, बाकी लूसेंट से देखते हैं। ओके। जैसे चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग प्रपात। जलीय आयतन की दृष्टि से शिव समुद्र। भारत का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात। गोवा में मांडवी नदी पर दूध सागर। और मध्य प्रदेश के जबलपुर भेड़ा घाट पर नर्मदा नदी पर धुआंधार। कोरापुट ओडिशा में मचकुंड नदी पर डुडुमा प्रपात। और घाट परबा नदी पर बेलगावी कर्नाटक में गोकक जलप्रपात। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट है प्राकृतिक झीलें। जैसे विवर्तनिक झील किसे कहते हैं? तो इसका निर्माण धरातल के उठने व धंसने से होता है। जैसे कश्मीर का वुलर झील। लैगून झील भी पूछता है तो इसका निर्माण कैसे होता है? तो समुद्रीय जल का कुछ भाग जब परवाल भित्ति या चट्टान द्वारा मुख्य जल से अलग होता है तो किसका निर्माण होता है? लैगून झील का। उदाहरण चिल्का झील पुलिकट झील वेमनाद झील और अष्टमुरी झील। क्रेटर झील का निर्माण कैसे होता है? तो ज्वालामुखी द्वारा और इसका उदाहरण है लोनार झील। वायु के द्वारा झील कैसे निर्मित होता है? तो उसका हवा के अपरदन से। उसका उदाहरण है सांभर डिडवाना पंचभद्रा लून करण सर। डेल्टाई झील का निर्माण होता है नदी वितरिकाओं के मध्य से। इसका उदाहरण है कोलेरू झील। हिमानी निर्मित झीलें कैसे होता है? तो हिमानी यानी बर्फ के अपरदन से। इसका उदाहरण है नैनीताल खुरपा ताल और रूपकुंड। अब देखिए कि मानव निर्मित यानी मानव के द्वारा जो झील निर्माण किया गया है जैसे गोविंद बल्लभ पंत सागर ये कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। स्टेनले ये कहाँ है? कावेरी नदी तमिलनाडु पर। पेरियार झील कहाँ है? पेरियार नदी पर केरला में। गोविंद सागर झील हिमाचल में सतलज नदी पर। राणा प्रताप व जवाहर सागर झील राजस्थान के चंबल में।
नागा अर्जुन सागर कृष्णा नदी पर आंध्र व तेलंगाना के बीच में। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन है? चिल्का झील उड़ीसा। और यह एक खारे पानी का लैगून झील है और साथ ही यह नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील को दाया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। ठीक है, वर्षा ऋतु के समय में। भारत का सबसे अधिक खारे पानी का झील कौन है? सांभर क्षेत्र। और ये कहाँ है? राजस्थान में। सबसे बड़ा मीठे पानी का झील वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और इसी झील पर तुलबुल परियोजना भी हो रहा है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। और ये रिहंद नदी पर बन रहा है। पहाड़ियों से घिरे अभी केंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को क्या कहते हैं? बोलसोन्स। ऊंट कडाल पुल डल झील के बीच में है और इसका अधिकांश भाग कहाँ पे दिखाई पड़ता है? निशात बाग में। डल झील को श्रीनगर का आभूषण भी कहते हैं। नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ने जर्मनी की सहायता से 17वीं शताब्दी के ऊंट कडाल पुल को पुनरुद्धार करने का फैसला किया। यानी पूछेगा कि ऊंट कडाल पुल को किसकी सहायता से पुनरुद्धार किया गया? तो जर्मनी के सहायता से। अब जैसे कुछ झील है, देखिए डल। अब पहले सबसे पहले देखिए जम्मू कश्मीर के झीलों को, फिर उसके बाद स्टेट वाइज देखेंगे। तो जैसे डल झील, वुलर झील, बैरी नाग झील, मानस झील, शेष नाग, अनंत नाग, नागिन। यानी अगर नाग लगा रहे और आपको याद न रहे तो समझ जाइएगा जम्मू कश्मीर के, और अगर ताल लगा रहे तो समझ जाइएगा उत्तराखंड का है। तो सात ताल, नैनीताल, राक्षस ताल, माल ताल, देव ताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल। ठीक है। राजस्थान में कौन कौन सा है? तो सांबर झील, राजसमंद झील, पिछाला झील, लूनाकरण झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील। इसमें आप देख रहे हो राज करना, फतह करना, तो इस टाइप का अगर आएगा तो राजस्थान, क्योंकि वहीं पे राजपूतों का राज्य था। तमिलनाडु में है आपका कलिवेली झील। सिक्किम में खेचे ओपलट्टी झील। मणिपुर में लोकटक झील। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील। तेलंगाना में हुसैन सागर। आंध्रा में कोल्लेरू। उड़ीसा में छिलका। महाराष्ट्र में लोनार। और केरला में वेम्बनाड, अष्टीमुडी और पेरियार। हिमाचल में खज्जियार। चौरस सतह तथा अप्रवाहित द्रोणी वाली अल्पकालिक छोटी झीलों को क्या कहते हैं? पलाया। इसमें क्या होता है ना कि वर्षा का पानी जमा हो जाता है और जल्द ही भाप बन के पानी क्या होता है? उड़ जाता है। ठीक है। अधिक नमक वाली पलाया को क्या कहते हैं? सैलिनास। पलाया को अरब रेगिस्तान में खबारी तथा ममलाह तथा सहारा में शिट कहते हैं। पूछ सकता है, जैसे भी हमने देखा केरला में पलाया। सांबर एवं डिडवाना थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है। सांबर झील वल्सन का, डिडवाना झील पलाया का उदाहरण है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ऊंचाई पे भारत का कौन सा झील है? चोलामू झील सिक्किम का। और ये किस नदी पे है? तीस्ता नदी पे। लोनार झील ज्वालामुखीय उद्गार से बना झील है। उकाई गुजरात में जो ताप्ती नदी पर है, ये मानव निर्मित झील है। राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर राजस्थान का और मध्य गांधी सागर मध्य प्रदेश का किस नदी पे है? चंबल नदी पर। और उसके अलावा नागार्जुन सागर तेलंगाना कृष्णा नदी पे, और निजाम सागर तेलंगाना मंजरा नदी पे है। और तुंगभद्रा कर्नाटक तुंगभद्रा नदी पर। ये तीनों क्या है? मानव निर्मित झील का उदाहरण है। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। अगर पूर्वोत्तर भारत से आएगा तो लोकटक झील। ठीक है। और ऐसे आएगा तो वोलर झील। इसी झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी है। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद में है। पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाड झील केरला का एक लैगून झील है।
और इसी झील पर वेलिंगटन द्वीप भी है, जहां पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होता है। और साथ ही में भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग भी कहाँ है? वेलिंगटन द्वीप पर। पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत का दूसरा सबसे बड़ा लैगून झील है, जो कि 84% आंध्रा में और 16% तमिलनाडु में है। बैरियर टापू, जिसका नाम श्री हरिकोटा है, इस झील को क्या करती है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को बंगाल की खाड़ी से अलग करती है। बैरियर टापू, ठीक है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही क्या है? सतीश धवन प्रक्षेपण उपग्रह केंद्र। पुलिकिट झील के जल का मुख्य स्रोत क्या है? अरानी, कालंजी एवं स्वर्णमुखी नदियां। अब है बरकिंघम नहर पुलिकट झील के पश्चिम में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले वाले हिस्से में है और तमिलनाडु का तिरुवल्लुर जिला में है। एशिया का सबसे बड़ा मीठी पानी का गोखर झील कांवर झील कहाँ है? बिहार के बेगूसराय में। और किस नदी पे है? बूढ़ी गंडक नदी के। भारत का प्रमुख जलप्रपात अभी कुछ पीछे देखा, जो बचा हुआ है इसमें देखेंगे। कुंचिकल जलप्रपात क्या है? भारत का सबसे ऊंचा, और ये कर्नाटक के वराही नदी पर है। दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात बरेही पानी, ये कहाँ है? तो बुधवल लंगा नदी उड़ीसा में। नोह काली कई कहाँ है? मेघालय में। कावेरी नदी पर तमिलनाडु में होगन कल जलप्रपात, और कर्नाटक में भार चुक्की जलप्रपात और बालमूरी जलप्रपात। सबसे चौड़ा भारत का जलप्रपात है चित्रकूट, और एक इसका आकृति कैसा है? तो घोड़े के पैरों की आकृति के कारण है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? भारत का नियाग्रा। एलिफेंटा झील का जलप्रपात कहाँ है? मेघालय में। सहस्त्रधारा नाम से जलप्रपात कहाँ है? तो उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में। अब इसको देखिए फिर से। कूंची कल जलप्रपात किस नदी पे है? वराह नदी पे, कर्नाटक में। बरेही पानी बुधबा लंगा नदी उड़ीसा में। नोह काली कई वर्षा जल पर है और मेघालय में, यानी वर्षा के जल से कौन जलप्रपात बनता है? तो नोह काली कई कहाँ है? मेघालय में। दूध सागर है मांडवी नदी पर, गोवा में। जोग या गरसोप्पा है शरावती नदी पर, कर्नाटक में। यन्ना है नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में। शिव समुद्रम है कावेरी नदी पर, कर्नाटक में। कोकक है गट परवा नदी पर, कर्नाटक में। पायकारा है नीलगिरी में, तमिलनाडु में। चुलिया है चंबल नदी पर, राजस्थान में। पुनासा है चंबल नदी पर, राजस्थान में। बिहार है टोंस नदी पर, राजस्थान में। धुआंधार है नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में। हुंडरू है स्वर्ण रेखा नदी पर, झारखंड में। चित्रकूट है इंद्रावती नदी पर, छत्तीसगढ़ में। और जोग या गरसोप्पा नदी को क्या कहते हैं? गांधी सागर जलप्रपात भी, जो कहाँ है? शरावती नदी, कर्नाटक में। तो आज आई होप हमने बहुत सारा टॉपिक कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारत की जलवायु को कवर करेंगे बहुत अच्छे से। मैं मैप पे बहुत सी चीज़ों को डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि एक्चुअल में समझने वाली चीज़ें अब यहाँ से शुरू होगी। अब आपकी ज्योग्राफी में जो भी चीज़ें होंगी, चाहे वो भारत का जलवायु हो, भारत की मिट्टी हो, भारत की कृषि हो, इन सबको आपको नक्शा पे समझना ही पड़ेगा। और यहाँ से जो भी समझने वाली चीजें हैं उनको मैं मैप पे आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और साथ में जो क्वेश्चन हमने पूछा उसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जिससे हमें लगे कि आप एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।